A current loop consists of two identical semicircular part, each of radius r. आगे कुछ पता नहीं क्या है. Lying in xy plane and other in xz plane. ठीक है. If the current in the loop is I, the resultant magnetic field is. देखो दो सेमी सर्कुलर लूप है, तो पहले तो मुझे बताओ सेमी सर्कल की फील्ड क्या होगी. भाई पूरे सर्कल की फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो आधे सर्कल की क्या होगी 1/2. पूरे सर्कल की फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो आधे सर्कल की क्या होगी टोटल का हाफ हो जाएगी. कहां पर सर? आपका एक लूप एक्स वाई प्लेन में है, फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तो जो हिस्सा एक्स वाई में उसकी फील्ड जेड में होगी. तो एक तो जेड में होगी ये वाली, ये होगी जेड में के कैप. दूसरा हिस्सा एक्सजेड प्लेन में है, उसकी फील्ड कहां होगी? उसकी होगी वाई में. सेम होगी मगर वो होगी वाई में. दोनों सेमी सर्कुलर, वैल्यू सेम होगी, बस प्लेन अलग अलग है ना, तो डायरेक्शन अलग अलग है. क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए. एक जेड में एक वाई में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? एक का स्क्वायर प्लस दूसरे के स्क्वायर का रूट. तो आप रख के देख लीजिए यहां से, तो कितना आ जाएगा ये. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो. चेक कर लो. कुछ लोग कहते हैं सर पहला हिस्सा एक्स वाई प्लेन में था, तो नो डाउट फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होती है. अगर पहला हिस्सा एक्स वाई प्लेन में है तो फील्ड जेड में होगी. अगर आपको कैसे पता लगा प्लस जेड में है? नहीं पता था, ऐसी मान ली. नेगेटिव जेड में भी हो सकती थी. आंसर नहीं बदलेगा. कहा बदलेगा? स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस के लो या माइनस के स्क्वायर उसे प्लस ही बना देगा, इसलिए उसने बताया नहीं. कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस जेड ले लो, आपका आंसर भी यही आएगा. A charge Q is uniformly spread on a thin ring of radius r. The ring rotates with its axis with uniform frequency f. The magnitude of magnetic induction at the center of ring is. Magnetic induction magnetic field को बोलते हैं. देखो हमारे पास एक रिंग है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, और ये रिंग रोटेट कर रही है, मतलब चार्ज मूव कर रहा है. जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसमें करंट आ जाता है. भाई आपके रिंग के पास चार्ज है मगर वो रिंग रेस्ट पे नहीं है, वो रोटेट कर रही है. रोटेट कर रही है तो उसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है, तो करंट आ गया होगा. कितना करंट होता है? चार्ज अपॉन टाइम, और 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी होता है, तो करंट हो गया Q इंटू एफ. अब अगर करंट आ गया तो आपको पता है किसी करंट कैरिंग रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट आई बाई 2r. आई को यहां से रख दीजिए तो म्यू नॉट क्यू एफ अपॉन 2r आ गया. चेक कर लीजिए इसे. देख लो अच्छी तरह, क्लास में भी क्वेश्चन कराया मैंने आपको, ये देख लो अच्छी तरह से. A galvanometer of resistance G is shunted by a resistance S ohm. शंट का मतलब पैरेलल में लगाया आपने, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, इस पे आपने एक S शंट लगाया. ठीक है. To keep the main current unchanged, the resistance that should be put in series with the galvanometer is. इसके सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगाओ और इस तरह से लगाओ कि मेन करंट बदले ना हो. सब मेन करंट तब नहीं बदलेगा जब रेजिस्टेंस ना बदले. तो उसका मतलब ये हुआ कि जो तुमने S लगाया और ये तुमने R लगाया, इसके बाद भी रेजिस्टेंस वही था पुराना वाला G. कर दो ना, पहले निकाल लो कितना आ रहा है. ये दोनों पैरेलल में है G और S, इनका इक्विवेलेंट निकालो पहले. इनका आएगा GS डिवाइड बाई G प्लस S. फिर दोनों सीरीज में कितना आएगा? R प्लस GS डिवाइड बाई G प्लस S. ये टोटल आ गया पूरे सर्किट का. इसको G के बराबर कर दो. अगर अब टोटल रेजिस्टेंस वही हो जाए जो कभी पहले था, कुछ लगाने से पहले, तो जाहिर सी बात जब रेजिस्टेंस वही रहेगा तो करंट भी क्या रहेगा? वही रहेगा. कि वो आपसे ये कह रहा है कि मेरे पास शुरू में गैल्वेनोमीटर था जिसका रेजिस्टेंस G था,
बाद में मैंने एक शंट लगाया, अब एक और रेजिस्टेंस लगा रहा हूं सीरीज में, इस तरह से लगाना चाहता हूं कि करंट ना बदले। करंट तब नहीं बदलेगा जब रेजिस्टेंस ना बदले, तो आप एक और लगा दो और इस पूरे का इक्विवेलेंट जी के बराबर कर दो। अगर रेजिस्टेंस वही रहेगा तो करंट भी वही रहेगा। क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, आर निकाल लो यहां से। A long straight wire carries a current and produces a magnetic field 2 into 10 to the power minus 4 at a perpendicular distance 5 centimeter from the wire. An electron is situated at 5 centimeter from the wire, moves with velocity 10 to the power 7 towards the wire along perpendicular to it. The force experienced by the electron will be, देखो हमारे पास एक वायर है, स्ट्रेट वायर, यहां से 5 सेंटीमीटर पर, यहां पी पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। किसने की है, इस वायर ने की है। देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए सर्टेन करंट एंड प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 फ्रॉम द वायर। इस वायर ने 5 सेंटीमीटर पे इतनी फील्ड प्रोड्यूस की। डायरेक्शन क्या होगा, निकालो। करंट थंब के लॉन्ग, हाथ आर के लॉन्ग, 90 का टर्न दो इनसाइड, इनसाइड द प्लेन। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड एट 5 सेंटीमीटर मूव टुवर्ड्स द वायर। एक इलेक्ट्रॉन है वो वायर की तरफ चलता है विद स्पीड 10 की पावर 7। ठीक है, आगे। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, सर किसी मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो लगता है QVB sin थीटा। चार्ज कितना है 1.6 10 की पावर माइनस 19, इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी 10 की पावर 7, मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, एंगल 90। क्यों, इस फॉर्मूले में जो एंगल होता है वो वेलोसिटी और बी में होता है। आपकी वेलोसिटी x में है जबकि मैग्नेटिक फील्ड z में है, तो एंगल 90 हो गया है। तो यहां से f की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ रही है, 2 इंटू 1.6 3.2 इंटू 10 की पावर, ये आ जाएगा आपका बेटे 10 की पावर 3 और 10 की पावर माइनस 16 आ जाएगा। चेक कर लो सही से, कोई डाउट हो बता दीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, कोई महान काम नहीं किया मैंने, देख लो अच्छी तरह से, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a proton is released from rest in a room, it start with initial acceleration a0 towards west. देखो इनिशियली आपने प्रोटॉन को रेस्ट से रिलीज किया है। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगा नहीं सकती, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगा सकती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है चार्ज इनटू फील्ड, प्रोटॉन का चार्ज E होता है और एक्सेलेरेशन होगा मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो यहां से a0 आ गया, या E पूछा है तो E आ गया यहां से ma0/E। ये तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इनिशियली जब वो रेस्ट पे था तो मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स नहीं लगाया होगा, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे लगाती, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया होगा इतना। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, E आ जाएगा। डायरेक्शन देखो, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो अलोंग द फील्ड लगता है। अब एक्सेलरेशन वेस्ट में आया है तो कोई चीज रेस्ट पे है और वो वेस्ट में चलने लगी, इसका मतलब फोर्स वेस्ट में लगा होगा। और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो अलोंग फील्ड लगता है, तो अगर फोर्स वेस्ट में लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेस्ट में ही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट में होगी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। When it is projected north with speed v0, it moves with initial acceleration 3a0 towards west. अब जब मैंने उसे मूव कराया तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी फोर्स लगाया होगा और मैग्नेटिक फील्ड ने भी लगाया होगा। अब उसके पास एक्सेलरेशन कितना है 3a0 टुवर्ड्स वेस्ट। अब जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है वो कितना लगता है QV क्रॉस B, इतना लगता है। QVB sin थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो,
अब जब प्रोटॉन को मूव कराया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा ही रही थी, साथ में मैग्नेटिक फील्ड ने भी लगाया, तो टोटल एक्सेलेरेशन इतना आया है। ये एक्सेलेरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड का ए नॉट था, वो हटा दो तो कितना बचेगा 2a नॉट। ये मैग्नेटिक फील्ड का है, क्योंकि मैंने खाली मैग्नेटिक फोर्स देखा है ना, तो एक्सेलेरेशन भी खाली मैग्नेटिक फोर्स का देखता हूं। चार्ज E, वेलोसिटी v नॉट, मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। और आपने वेलोसिटी नॉर्थ में दी है, मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं कहाँ है, तो फिलहाल साइन थीटा कह देता हूं। ये आ गया 2ma नॉट, ठीक है। अब यहां से B कितना आ जाएगा, यहां से B आ जाएगा बेटे 2ma नॉट ev नॉट साइन थीटा, इतना आ जाएगा। अब देखना ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास साइन थीटा वाला? इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 होगी, फिर साइन 91 हो जाता ना, तो साइन थीटा वाला ऑप्शन ही नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ma नॉट बाई ई वेस्ट, ऐसा ऑप्शन क्या तो डी में है या सी में है? अब इसको देखो या इसको देखो, साइन थीटा किसी में नहीं है, इसका मतलब थीटा 90 होगा, तो कोई नहीं, थीटा को 90 रख देते हैं, तो b कितना आ गया 2ma नॉट अपॉन ev नॉट, साइन 90 रख दिया हमने, ठीक है, साइन थीटा 1 हो गया। डायरेक्शन, अब देखो एक्सेलेरेशन अभी भी वेस्ट में है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ने भी फोर्स वेस्ट में लगाया, ठीक है। वेस्ट कहां होता है? देखो अगर हम नॉर्थ वेस्ट ड्रॉ करें तो आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ठीक है। वेस्ट होता है नेगेटिव एक्स में, नॉर्थ पॉजिटिव वाई में होता है, ठीक है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है QV क्रॉस B, फोर्स वेस्ट में लगा है तभी तो एक्सेलेरेशन वेस्ट में आया, तो माइनस I में लगा है। QE है, वेलोसिटी नॉर्थ में है प्लस J में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? माइनस I आया है, अगर मैं उसे K मानूं तो J क्रॉस K क्या होता है प्लस I होता है, और ये माइनस I है, K नहीं होगा, माइनस K, नेगेटिव Z में लगी होगी मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव Z में लगेगी तभी माइनस I आएगा, वरना नहीं आएगा। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, यानी कि डाउन कह दे सकते हैं उसे हम, ठीक है। तो इसे आप डाउन कह दीजिए, उसने इनसाइड आउटसाइड नहीं दिया, डाउन एंड अप दिया है, तो डाउन कह दीजिए। तो देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा हो तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, चेक कर लीजिए। वैसे मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव Z में है, इनसाइड द प्लेन। अब इनसाइड को उसने डाउन कह दिया, डाउन द प्लेन, एक ही बात है, ठीक है। अब उसके कहने का तरीका है वो, चेक कर लीजिए सही से, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड A and long straight wire carrying a current I are located in same plane as shown. ये एक स्क्वायर कंडक्टिंग प्लेन है और ये एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। इस वायर में करंट है, स्क्वायर में करंट नहीं है, और जिस वायर में करंट होता है वो अपने नेबरहुड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कहां पर? नेबरहुड, राइट लेफ्ट सब्जेक्ट, हमारा लूप तो राइट में है, राइट में कितनी प्रोड्यूस करेगा? सर लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, और डायरेक्शन ये थंब करंट के लॉन्ग रखो, हाथ उधर रखना, क्योंकि आपको फील्ड उस साइड निकालनी है, इस साइड नहीं, तो हाथ उधर रखना, थंब करंट के लॉन्ग, हाथ उधर, फिंगर को 90 का टर्न दो, इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आएगी। तो ये लॉन्ग करंट कैरिंग वायर अपने नेबरहुड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उतनी, और यहां इनसाइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ते हैं। द फ्रेम मूव्स टू द राइट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ये स्क्वायर फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। द EMF इंड्यूस इन द फ्रेम विल बी प्रोपोर्शनल टू, ये स्क्वायर फ्रेम मूव कर रहा है, तो क्या किसी के मूव करने से EMF इंड्यूस होता है? हाँ, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, ये उस वायर की मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है।
और जब कोई कंडक्टर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें एक मोशनल ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो सिंस ये वायर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसके अंदर एक मोशनल ईएमएफ आ जाएगा। कितना? अब स्क्वायर के लिए तो मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, वायर के लिए है। तो आप ये मानो ना, स्क्वायर 4 वायर हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग लगा दो। इन दो में तो कोई ईएमएफ नहीं आएगा। क्यों? वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों जो हैं वेलोसिटी के पैरेलल है। और मैंने कहा था कि V, B और L में से अगर कोई भी दो चीजें पैरेलल हो जाए तो मोशनल ईएमएफ 0 हो जाता है। सिंस इन दोनों की लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है, इनमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें और इसमें। नंबरिंग कर दो, एक तो इसमें होगा 1 और एक इसमें होगा 2। कितना? उसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, VBL sin थीटा। पहले 1 पे लगाते हैं, E1 वेलोसिटी कितनी है V, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। देखो वेलोसिटी तो V गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड वो है म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। R क्या होता है? R होता है वायर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां फील्ड चाहिए। मुझे फील्ड 1 पे चाहिए क्योंकि मुझे इसका ईएमएफ निकालना है। हाँ, तो वायर से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, ये हो गया R। ये कितना होगा सर? यहां से सेंटर तक का x है, और क्योंकि ये टोटल लेंथ a है तो ये a/2 होगा ये। अब ये वायर से सेंटर तक का डिस्टेंस x है और ये a/2 है, तो ये डिस्टेंस बनेगा x माइनस a/2। ठीक है, आप देख लीजिए बेटा, ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला, ये a/2 है, a/2 इधर और a/2 इधर। टोटल स्क्वायर a साइड का है ना, और ये सेंटर है तो a/2 इधर, a/2 इधर। बताओ ये x है, ये a/2, तो वायर से पॉइंट 1 तक का डिस्टेंस कितना बनेगा? x माइनस a/2। वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वायर। कितनी? म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। उसमें R क्या होता है? वायर से पॉइंट तक का डिस्टेंस। कौन से पॉइंट तक का? जहां पर ईएमएफ चाहिए, मुझे 1 पे चाहिए, तो वायर से 1 तक का डिस्टेंस ये। L क्या है? लेंथ, उसकी लेंथ a है। थीटा कितना है? थीटा होता है V और L के बीच का एंगल। वेलोसिटी x में है और 1 की वायर लेंथ y में है, तो एंगल 90 हो गया। तो यहां से E1 आ गया बेटा म्यू नॉट VIA अपॉन पाई 2x माइनस a, इक्वेशन 1। ये किसका ईएमएफ आ गया? इस 1 का आ गया, इस वाले कंडक्टर का, इसका। इन दोनों में तो आएगा ही नहीं क्योंकि इन दोनों की लेंथ तो वेलोसिटी के पैरेलल है, यहां कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इसमें और इसमें इंड्यूस होगा, तो इसका निकाल दिया फिलहाल मैंने। डायरेक्ट फॉर्मूला था मेरे पास मोशनल ईएमएफ का, वो लगा दिया मैंने। चेक कर लीजिए। चलो अब उसका निकालो 2 का। फिर से ये फॉर्मूला लगाऊंगा E2, ये लगाऊंगा। वेलोसिटी कितनी है V, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। R क्या है? R है वायर से पॉइंट तक का डिस्टेंस। कौन सा पॉइंट? तो मैं ईएमएफ का निकालना है 2 में, तो वायर से 2 तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूरा। अब यहां तक x है तो आगे a/2 और जोड़ दो, यहां तक क्या आ जाएगा? कितना आ गया? x प्लस a/2 इंटू v हो गया, b हो गया, लेंथ कितनी उसकी? a। थीटा 90 है क्योंकि वेलोसिटी x में है और उसकी लेंथ y में है। ठीक है, तो यहां से E2 की वैल्यू आ गई म्यू नॉट VIA अपॉन पाई 2x प्लस a, इक्वेशन 2। चेक कर लीजिए, मैंने इसका भी ईएमएफ निकाल दिया और इसका भी निकाल दिया। चेक कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं सर आपने एक बात लिखवाई थी क्लास में, और वो ये लिखवाई थी आपने कि अगर कोई क्लोज लूप हो तो उस पे नेट ईएमएफ 0 आता है। बेटे वो तब आता है जब फील्ड यूनिफॉर्म हो।
यूनिफॉर्म नहीं है ना। फील्ड कौन दे रहा है? वायर। वायर की फील्ड एक जैसी नहीं होती है, डिस्टेंस वेरी करती है। उसकी फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2πr, उसमें r डिस्टेंस है। तो यहां फील्ड कम है, ज्यादा है, यहां कम है, तो फील्ड एक जैसे नहीं बेटा, कहीं फील्ड ज्यादा है, कहीं फील्ड कम है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नेट ईएमएफ जीरो नहीं होता। अगर यूनिफॉर्म फील्ड होती तो फिर क्लोज लूप का ईएमएफ जीरो हो जाता है, लेकिन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है। तो मैंने 1 का भी ईएमएफ निकाल दिया, 2 का भी। तो पूरे स्क्वायर में निकालना था ईएमएफ, पूरे स्क्वायर में, ऊपर और नीचे तो आएगा नहीं, लेफ्ट और राइट का मैंने निकाल दिया। ये तो वैल्यू निकाली, डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन का मैंने रूल बताया था कि V क्रॉस B हायर पोटेंशियल की तरफ होता है। जरा V क्रॉस B निकालो। V कहां है? ये रहा। अब B कहां है? इनसाइड। वो देखो क्रॉस लगा है, हाथ रखो। बेस पहले वेक्टर V के अलोंग, फिंगर का टिप पहले वेक्टर के अलोंग, पाम अंदर, क्योंकि दूसरा वेक्टर B अंदर है। बताओ किसी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे देखते हैं? बेस को पहले वेक्टर के अलोंग करते हैं, टिप को पहले वेक्टर के टिप से मैच कराते हैं, पाम को दूसरे वेक्टर के टुवर्ड्स रखते हैं, और जब सब कुछ हो जाए तो थंब क्या बताता है? रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो मुझे ईएमएफ का डायरेक्शन चाहिए, और ईएमएफ का डायरेक्शन का नियम यह है कि V क्रॉस B हायर पोटेंशियल बताएगा। तो V क्रॉस B निकालो ऐसे, बेस पहले वेक्टर V के अलोंग, फिंगर का टिप पहले वेक्टर V के टिप से मैच कर रहा है, पाम अंदर क्योंकि दूसरा वेक्टर B अंदर। बताओ थंब कहां है? ऊपर। तो ऊपर हाई पोटेंशियल है, नीचे लो पोटेंशियल है। ठीक है, तो मैं डायरेक्शन मार्क कर देता हूं भाई। तो ऊपर हाई पोटेंशियल, नीचे लो पोटेंशियल। चेक कर, ये दोनों का डायरेक्शन सेम लिया है, दोनों का V सेम डायरेक्शन में था ना। आप देखो ना, जो आपका दोनों वायर है 1 और 2, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनका ईएमएफ का डायरेक्शन भी सेम ही आएगा ना। तो आप V क्रॉस B इस पे लगाओ, ये इस पे लगाओ, सेम आएगा। और मैंने लगा के दिखाया, हायर पोटेंशियल ऊपर की तरफ आ रहा है। तो बेटे मैंने वैल्यू निकाल दी और डायरेक्शन निकाल दी। अब क्या चाहिए? अब टोटल बताओ कितना है। आपने तो 1 पे अलग निकाला, 2 पे अलग, टोटल कितना है? उसके लिए ऐड करना पड़ेगा। कैसे? लूप लॉ से। लूप लॉ लगाते हैं, यहां से लगाते हैं। चलो यहां से चलो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, नीचे आ जाओ। हाई से लो क्या लिखोगे? माइनस E2। कहां पहुंच गए थे? यहां पहुंच गए थे। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ऊपर जाओ। लो से हाई क्या लिखोगे? प्लस E1। बस लूप कंप्लीट हो गया। जब लूप कंप्लीट हो जाए तो सम क्या हो जाता है? 0। ना, यहां नहीं होगा। मतलब जब हमने किरचॉफ लॉ पढ़ा था तो हमने किरचॉफ लॉ में लूप लॉ पढ़ा था, और हमने कहा था कि लूप लॉ यह कहता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। ठीक, तो मैंने जब किरचॉफ लॉ पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो आपसे कहा था किसी भी क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होता है। लेकिन जब मैंने लूप लॉ पढ़ाया था तो एक बात लिखवाई थी मैंने कि लूप लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और लिखवाया था लूप लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लूप लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बना है, लूप लॉ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से बना है। कंजर्वेटिव नेचर, इलेक्ट्रिसिटी में जो सर्किट होते थे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, वो कंजर्वेटिव होती थी। कंजर्वेटिव फील्ड पर लूप लॉ वर्क करता है। यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है, और नॉन कंजर्वेटिव में लूप लॉ वैलिड नहीं होता है। तो फिर क्या होता है बताता हूं।
मैग्नेटिज्म में किसी भी क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो नहीं होता, बल्कि टोटल ईएमएफ के बराबर होता है। तो ये सम जीरो नहीं होगा, बल्कि टोटल ईएमएफ के बराबर आएगा आपका। समझ लो उसको। इलेक्ट्रिसिटी में आपने सर्किट पढ़े थे, उन सर्किट में क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। उन सर्किट में हम बैटरी लगाते थे, बैटरी वोल्टेज देती थी, वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती थी, और कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही किरचॉफ लूप लॉ बना था। मैंने जब लूप लॉ पढ़ाया था तो ये बात लिखवाई थी कि किरचॉफ लूप लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इट इज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लूप लॉ तब लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव हो। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो कंजर्वेटिव होती है, वहां लूप लॉ लगता था। यहां मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड से हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है, तो यहां लूप लॉ फेल हो जाता है, यहां मत लगा देना। तो यहां क्या होता है? यहां ये होता है कि किसी भी क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो नहीं होता, टोटल ईएमएफ के बराबर होता है। तो सम जीरो मत करना, टोटल ईएमएफ करना, ठीक है? ऐसे लगता है यहां पे लूप लॉ, यहां का लूप लॉ थोड़ा अलग होता है। तो टोटल ईएमएफ कितना आ गया बेटे? टोटल ईएमएफ पूरे लूप का कितना आ गया? E1 माइनस E2। मैंने वैल्यू निकाली थी बेटा, वो यहां पुट कर दीजिए। ये मैंने वैल्यू निकाली थी, चेक कर लीजिए कितनी आएगी। आप निकाल लीजिए, ये आ जाएगी म्यू नॉट आई वी ए स्क्वायर अपॉन पाई 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए। माइनस करके देख लीजिए यार। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी क्लोज लूप का पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो होता है। मैग्नेटिज्म में किसी भी क्लोज लूप के पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो नहीं, टोटल ईएमएफ होता है, ठीक है? ऐसे लगेगा। मैंने तो आंसर निकाल दिया। अब बताओ वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि ईएमएफ इन फ्रेम विल बी प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा? देखो ये आया मेरे आंसर में? नहीं। वो आया? नहीं। हाँ वो आया, सी आया, वो मेरे आंसर में है ना, तो इसके प्रोपोर्शनल है। चेक कर लीजिए। इसका क्वेश्चन नहीं, सारे नीट के करा रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं वही तो आपसे क्लास में कहता था, हर तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बहुत से लोग कहते हैं सर नीट में तो आसान ही आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आसान भी आते हैं, इजी भी आते हैं, एवरेज भी आते हैं। हर एग्जाम में हर तरह का क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि साहब ये एग्जाम में आसान ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है? आप प्रैक्टिस करके जाओ हर तरह के क्वेश्चन की, चेक कर लो सही से।